अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर क्लास 10। जनाब, पिछले लेक्चर में हम थे पेज नंबर 33 तक और बहुत इम्पॉर्टेंट हमने टॉपिक पढ़ा था प्रोसेस एंड थ्रेड का, उनके डिफरेंस का। ऑब्वियसली किस तरह प्रोसेस जो होता है वो थ्रेड को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, किस तरह थ्रेड प्रोसेस पर डिपेंड करता है, किस तरह वो उससे मेमोरी या दीगर रिसोर्सेज शेयर करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम श्योर आपको पिछली डिस्कशन में बहुत सी चीज़ें समझ आई हैं। मैंने कोशिश की कि आपको डिस्कशन, ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल, बहुत सी चीज़ें इकट्ठी इसमें कंबाइन करके आपको ये लेक्चर जो है वो आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपको एक चीज़ समझ आए। और ज़ाहिर है कोई भी चीज़ एग्जांपल्स या प्रैक्टिकल के बगैर नहीं समझ आती। और अब हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें भी आपको इंशाअल्लाह ताला कुछ एग्जांपल्स मैं पेश करूंगा। इसमें हम प्रोसेस स्केड्यूलर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास है कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज मैनेज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ 1.4.5। तो ये टॉपिक भी इंशाअल्लाह ताला टच करेंगे। और इस हवाले से पहले तो ये देखते हैं कि प्रोसेस स्केड्यूलर है क्या। ये बेसिकली प्रोसेस स्केड्यूलर है। आप अक्सर इसको प्रोसेस शेड्यूलर भी यकीनन पढ़ते होंगे या आपके टीचर। तो बेसिकली शेड्यूलर जो लफ्ज़ है ना वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो कोई गलत नहीं है अगर आप एज सच प्रोनाउंसिएशन के हवाले से बात करें। लेकिन ये होता है कि जो शेड्यूलर लफ्ज़ होता है ना इसको ज़्यादा उर्दू के मानों में, क्योंकि हम उर्दू के अंदर जो ज़्यादातर वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं यही वाला, तो वो हम शेड्यूल के तौर पर कर रहे होते हैं। वैसे तो इसके लिए जदूल का लफ्ज़ भी है। बड़ा ये तो चलें बात होगी। ये है प्रोसेस स्केड्यूलर। व्हेन यू आर जस्ट सिंपली प्रोनाउंसिएशन एफिशिएंट या प्रोनाउंसिएशन कंसर्न लाइक मी। चलें, a process scheduler is a part of operating system that manages the execution order of processes by the CPU. Very simple। एक process scheduler जो होता है ना ये आपका जो OS होता है which is anything like Windows, Macintosh, कुछ भी हो सकता है। तो उसका ये पार्ट होता है जो कि CPU के प्रोसेसेस को मैनेज करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। इट इंश्योर्स एफिशिएंट एंड फेयर यूज़ ऑफ CPU टाइम बाय एलोकेटिंग प्रोसेसिंग टाइम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। और डेफिनेटली ये इंश्योर करता है कि एक तो एफिशिएंट काम होगा। एफिशिएंट कहते हैं तेज़ को, ऑन टाइम को, यानी कि एफिशिएंट हर उस चीज़ को कहेंगे कि जो चीज़ आपको ऑन टाइम मिल जाए, 100% एक्यूरेसी, यानी कि ऑन टाइम। सिंपल सी मैं इसकी अगर डेफिनेशन करूं तो ऑन टाइम। एंड फेयर यूज़ ऑफ CPU टाइम, और फेयर यूज़ भी करता है, यानी कि CPU का जो भी टाइम होता है उसकी जो लिमिट होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। और फिर तमाम प्रोसेस जो से पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, तो उनको ये एलोकेट करता है वो टाइम, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे भी आप देख रहे होंगे ये 3 प्रोसेसेस हैं 1, 2 और 3, तो इनको प्रॉपरली इनका टाइम एलोकेट किया जाता है ताकि ये किसी भी किस्म का कोई काम परफॉर्म कर सकें। और यहाँ पर ये जो फ्रेज़ लिखा हुआ है ऑन स्पेसिफिक स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से मुराद कोई भी चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप चल रही होती है, जो किसी सीक्वेंस में चल रही होती है। ज़ाहिर है कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं वो एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। उनको खैर उसके सीक्वेंस को अल्टर भी किया जाता है, वो भी इंशाल्लाह ताला भी आपको मैं बताऊंगा कि ये अल्टर कब होते हैं। बहरहाल जब एक सीक्वेंस में चीज़ चल रही होती है तो वो प्रॉपर एक एल्गोरिदम का जो है ना वो एक यूँ कह लें कि नमूना होती है। तो ये शेयर रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, हर प्रोसेस अपने हिस्से का रिसोर्स जो है वो ले रहा है और अपना काम कर रहा है। सो ये फिगर है जी 1.22। अच्छा, अब हम प्रोसेस स्केड्यूलर से जाते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की तरफ। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में रब्त कायम करना, नज़्म ज़ब्त कायम करना या किसी किस्म की हारमोनी बनाना। यानी कि इट इज़ अ मेथड यूज टू कोऑर्डिनेट मल्टीपल प्रोसेसेस और थ्रेड्स दैट शेयर रिसोर्सेज। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन के अतबार से कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जो कि बहुत सारे प्रोसेस यानी एक से ज़्यादा जो प्रोसेस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, यानी उनमें एक सीक्वेंस बनाता है। और उनके जो फिर ज़ाहिर है रिलेटेड थ्रेड्स होते हैं उनके साथ भी यही करता है जो ज़ाहिर है रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे CPU, रैम, इसके अलावा डिस्क स्पेस वगैरह, ये सब चीज़ें ज़ाहिर है के रिसोर्सेज होते हैं। इट प्रिवेंट्स इशूज़ लाइक रेस कंडीशंस। रेस कंडीशंस का मतलब होता है कि कोई बाज़-औक़ात एक जैसे रिसोर्सेज के ऊपर मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या एक जैसा टाइम बाज़-औक़ात कोई चीज़ ले रही होती है, या किसी एक ही रिसोर्स पे 2 प्रोसेस जो होते हैं ना वो बाज़-औक़ात जो होते हैं वो
क्वेश्चन कर रहे होते हैं या उसके लिए वो कॉल कर रहे होते हैं, तो उसको रेस कंडीशन भी कहते हैं, विच ऑकर व्हेन प्रोसेस ट्राई टू एक्सेस द सेम मेमोरी एट द सेम टाइम। ये चीज़ आगे देखें, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दी है कि रेस कंडीशन वो होती है जिसमें कोई भी दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक ही तरह का जो मेमोरी का टेबल होता है या उसकी कोई एलोकेशन यूनिट होता है उसको वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। Then the operating system controls the execution order to avoid conflicts, और फिर वो ज़ाहिर है उसका जो पूरा एक एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम है उसको वो कंट्रोल करता है, और ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। जैसा कि हमें पता है कि प्रोसेस शेड्यूलर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, इसी तरह प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। सो ये बेसिकली एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है या एल्गोरिदम है उसको कंट्रोल करता है ताकि किसी किस्म का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि अब ये दो प्रोसेस अगर एक ही रिसोर्स की तरफ जाएंगे तो ये इनके बीच में ना एक कॉन्फ्लिक्ट या डेडलॉक आएगा, वो भी अभी आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, इंटरप्ट। अब ये इंटरप्ट क्या चीज़ है? देखिए, इंटरप्ट या इंटरप्शन इसका मतलब होता है किसी जगह पे तातुल आ जाना, यानी कोई रुकावट आ जाना। मैं तो सिंपल में अगर वर्डिंग में बात करूँ, सो ये जो रुकावटें हैं ये क्या होती हैं? दे आर सिग्नल दैट अलर्ट द सीपीयू द इवेंट्स, या कोई भी इवेंट्स जो हम देते हैं दैट नीड इमीडिएट अटेंशन। मतलब अब देखें इसमें ना ये जो फ्रेज़ है ना, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है। इसमें ये कहा गया है कि ये जो इंटरप्ट्स होते हैं ये सीपीयू को इस तरह के सिग्नल्स इशारे देते हैं कि जनाब फला इवेंट हुआ है तो आपकी फौरी तौर पे तवज्जो चाहिए, यानी इमीडिएट अटेंशन चाहिए। तवज्जो का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस ऑलरेडी इन रनिंग होता है और इंटरप्ट अचानक हो जाता है तो फिर सीपीयू फ़ौरन क्या करता है कि जनाब वो जो नया होने वाला प्रोसेस होता है उसको फौरी तौर पे प्रोसेस करता है और पिछले वाला प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए हाल्ट पे रखता है, या उसे बैकग्राउंड में वो भी हो रहा होता है क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो फिर ये होता है कि जो नया आने वाला इवेंट होता है उसकी तरफ फौरी तौर पर इमीडिएट उसकी अटेंशन जाती है और फौरी तौर पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है, इसकी मैं एग्जाम्पल भी आपको भी दे देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर के अंदर, या भी आप आगे पढ़ेंगे भी, इसी लाइन की मैं डेफिनेशन या मजीद आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अब आप अपने कंप्यूटर पर काम करें, जैसे अभी मैं ये लेक्चर अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मेरा लेक्चर एक तो ऑनलाइन भी अभी जा रहा है, साथ में ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, दो बातें हो रही हैं जनाब। अब इस वक्त मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने जूम के ऊपर अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त मेरा ज़ाहिर वीडियो देख रहे हैं उसको मैंने किया हुआ है एट हार्ट किया हुआ है जनाब। इस वक्त मेरी तमाम तरह टेंशन रिकॉर्डिंग के ऊपर है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये इस वक्त नया होने वाला इवेंट है जिसकी तरफ सीपीयू की इमीडिएट अटेंशन गई हुई है और वो मेरा काम साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा है। अभी उसने फिलहाल पिछले काम जो है ना वो बैक एंड प्रोसेसिंग में रखे हुए हैं। एक तो इसकी ये इंटरप्रिटेशन होगी, एक इंटरप्रिटेशन ये होगी कि आप काम कर रहे हैं, ये देखें नीचे मुख्तलिफ टैब खुले होते हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं ब्राउज़र्स के टैब हैं, ये आपके सामने जो है ये भी एक टैब है गूगल का, यानी कि मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, अब मामलात ये हैं कि अचानक मुझे कोई मेल मिलती है, मुझे कोई मैसेज आता है, तो या लेट सपोज मुझे मेल में से कोई अटैचमेंट आती है जो मैंने डाउनलोड करनी है कि कोई मुझे बंदा कोई डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है और मुझे वो डाउनलोड करने हैं, ज़ाहिर है वो मुझे किसी काम के लिए भेज रहा है। तो फिर वो बैक एंड के ऊपर मैंने कोई प्रोसेस लगाया हुआ जिससे वो मेरे पास डाउनलोड हो रहे हैं या होंगे अभी, जैसे वो फौरी तौर पे आते हैं। तो वो एक ऐसा ऑन गोइंग इवेंट होता है जिसकी तरफ सीपीयू की फौरी तौर पे इमीडिएट अटेंशन जाती है। पिछला प्रोसेस जो होता है ना वो बैक एंड के ऊपर वो डालता है, या उसे वो हाल्ट कर देता है या उसको वो बैक एंड में चलाता रहता है, लेकिन जो यूँ कह ले ऑन गोइंग अटेंशन होती है या जो फोरग्राउंड में चलता है फिर वो नया आने वाला इवेंट होता है, तो इसको इंटरप्ट कहा जाता है। कि यानी कि कोई भी नया इवेंट जो मैं करता हूँ, जैसे अभी मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर को अचानक मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से मैं कोई और प्रोग्राम फोटोशॉप चला के आपको कोई काम सिखाना शुरू करता हूँ, तो फिर ये चीज़ जो है ना इस वक्त फायरफॉक्स और इसका जो इस वक्त एक प्लग इन खुला हुआ है और ये PDF की फाइल मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये चली जाएगी जनाब बैकएंड पे और इस वक्त नया काम स्टार्ट हो जाएगा, ये अडोब फोटोशॉप, और फिर इसके अंदर मैं आपको कोई फिल्टर सिखाऊंगा, कोई इमेज इफेक्ट सिखाऊंगा। तो फिर प्रोसेसर की जो अटेंशन होगी ना और उसके जो रिसोर्सेज होंगे वो इस नए प्रोसेस की तरफ एलोकेट हो जाएंगे और ये नया प्रोसेस जो है ना वो समझ लें कि अंडर एग्जीक्यूशन आ जाएगा। तो ये इंटरप्ट कहलाती है, यानी यूँ समझ लें कि ये फोटोशॉप इंटरप्ट कर देगी मेरे पिछले प्रोसेस को। सो आई एम श्योर यहाँ तक समझ आ गई है। तो बाकी चीज़ें अब आप यकीनन समझ ही जाएंगे, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाकी ये है कि जब CPU जो होता है ना वो अपना करंट टास्क बंद करता है और नए टास्क की तरफ स्विच करता है, तो वो फिर एक स्पेशल प्रोग्राम जो है ना वो रन करता है, उसको कहते हैं ISR, यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इसका डेफिनेशन या इसका जो है ना ये यहाँ तक आप समझ जाएं। वैसे ये MCQ के अंदर ये चीज़ आ सकती है कि ISR का जो है ना वो फुल वर्ड क्या है, यानी कि इसका जो है ना बस ये चीज़ आ सकती है। बाकी आपको समझ आ गई है कि इंटरप्ट क्या चीज़ होती है। सो चलते हैं डेडलॉक की तरफ।
डेड लॉक और इसके साथ ये डायग्राम दोनों अहम हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि डेड लॉक को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो डेड लॉक समझ लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से बात की थी तो उसमें एक रेस कंडीशन का इशू एक मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जनाब इसमें ये होता है व्हेन प्रोसेसेस ट्राई टू एक्सेस द सेम मेमोरी एट द सेम टाइम, ये प्रॉब्लम हो जाती है जनाब। अब ये 3 प्रोसेस हैं और ये हो सकता है कि शेयर्ड रिसोर्स में से कोई एक मेमोरी का पोर्शन या सीपीयू का पोर्शन जो है ना उसको एट अ टाइम एक्सेस करें, और ये ऐसी इंटरप्शन होगी जिसकी वजह से, चूंकि तीनों एक्सेस कर रहे होंगे तो तीनों में से किसी को भी वो रिसोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोई और प्रोसेस यूज़ कर रहा होगा लेट सपोज, और ये तीनों उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। और इससे क्या होगा जनाब, इससे जो प्रॉब्लम आएगी ना उसको बोलते हैं डेड लॉक। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक समझ आ गई। डेड लॉक का मतलब होता है डेड लॉक। यकीनन आप डेड लॉक से इसको समझ गए कि क्या मतलब है। एक ऐसा लॉक है जो डेड यानी कि बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। डेड लॉक हैपन्स व्हेन 2 और मोर प्रोसेसेस आर स्टक। ठीक हो गया, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ईच वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द अदर। अब वो एक दूसरे का जो है ना वो रिसोर्स जो होता है वो उसको यूज़ करना चाहते हैं और उनमें से कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं होता, या जाहिर है वो यूज़ कर रहा होता है और दूसरा उसके लिए रिक्विजिशन भी होता है, तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। अब ये फॉर एग्जांपल इन्होंने दी है फिगर 1.23 में, और ये आपको देखने से ही समझ आ जाएगी। ये देखें, ये P1 का मतलब है प्रोसेस 1 और ये R1 का मतलब है रिसोर्स 1। तो ये जो प्रोसेस 2 है ये रिसोर्स 2 है। ये आप देख सकते हैं रिसोर्स 2 में जो तीर का निशान है वो प्रोसेस 2 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो रिसोर्स है ना, रिसोर्स नंबर 2, कोई भी रिसोर्स है, अभी फिलहाल इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे कि ये कोई मेमोरी रिसोर्स है, कोई डिस्क स्टोरेज या कोई सीपीयू का, कोई रजिस्टर का या किसी चीज़ का रिसोर्स है। अभी फिलहाल जस्ट हम एक चीज़ की बात समझ रहे हैं कि डेड लॉक क्या है। तो कोई भी रिसोर्स है जो कि इस वक्त मुख्तस हुआ हुआ है या मखसूस हो गया है ये इसके लिए P2 के लिए यानी प्रोसेस 2 के लिए। अच्छा जी, अब यानी कि इसे P2 के लिए रिजर्व है, वो इसे यूज़ कर रहा है। अच्छा, अब ये जो R1 है ना ये रिसोर्स, अब ये जो भी रिसोर्स है मुझे नहीं पता, कोई प्रिंटर का रिसोर्स भी हो सकता है, कोई स्कैनर का रिसोर्स भी हो सकता है, कोई कैमरे का रिसोर्स भी हो सकता है, वो जनाब ये प्रोसेस 1 जो है ना यूज़ कर रहा है। अब होता क्या है, अभी ये इसके इन यूज़ है, अभी इसने इसके साथ कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं किया। एट द सेम टाइम जो P2 है यानी प्रोसेस 2 है उसे इसकी जरूरत पड़ जाती है R1 की, और एट द सेम टाइम ये जो प्रोसेस 1 है इसको रिसोर्स 2 की जरूरत पड़ जाती है, जो आप क्रॉस वाले एरो देख रहे हैं। यानी एक तरफ ये R1 P1 के साथ रिजर्व हुआ है, एंगेज्ड है, और ये जो प्रोसेस 2 है ये R2 के साथ एंगेज्ड है या उसके साथ मसरूफ है। इतने में जनाब एक दूसरे के साथ ये क्रॉस हो जाते हैं, वो उसके रिसोर्स की तरफ एक्सेस करता है, ये इसके रिसोर्स को एक्सेस करता है। अब चूंकि ये दोनों प्रोसेस जो है ना इन रिसोर्सेज से एंगेज हैं, तो ये रिसोर्सेज अभी फ्री नहीं है, या तो इनका कम्युनिकेशन जो है ना ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है R1 का P1 से ये ख़त्म हो जाए और R2 का P2 से ख़त्म हो जाए, तो फिर ये क्रॉस हो जाएगा। फिर P1 R2 को भी कर सकता है और P2 R1 को भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि R1 अभी P1 के साथ एंगेज है, अभी वो ज़रा यूज़ कर रहा है, कोई भी यूज़र उस पर काम कर रहा है। लेट सपोज मैंने जैसे बताया ये प्रिंटर है समझ लो आप, तो ये R1 अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर अभी इन यूज़ है, अभी प्रिंट हो रहे हैं। इतने में इसको प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, ये क्यू अपनी भेज देता है कि जनाब ये 4 पेज प्रिंट करने, और वो फौरी तौर पर वेटिंग लाइन में चले गए, ज़ाहिर है अभी तो प्रिंटर मसरूफ है। दूसरी तरफ इसको कैमरे की जरूरत पड़ गई, अब ये कैमरा इसके साथ ऑलरेडी इन यूज़ है, ये इसके ऊपर कोई स्ट्रीमिंग चल रही है कैमरे के हवाले से, कोई भी काम हो रहा है। इतने में जो प्रोसेस 1 है उसको साथ कोई लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है, कोई उसको CCTV फुटेज देखनी है, कोई काम है, वो इधर से इसको उठाना चाह रहे हैं, तो इससे एक डेड लॉक पैदा हो जाएगा। क्योंकि इससे होगा क्या कि कोई भी प्रोसेस जो होगा ना यानी दोनों में से P1 या P2 में से वो किसी भी रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना वो एक तो अलग से एंगेज है, और जब वो क्रॉस की तरफ जो है ना उनकी वो रिक्विजिशन होगी तो वो क्या होंगे, वो डेड लॉक का शिकार हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। सो आई एम श्योर आपको ये डेड लॉक अच्छे से समझ आ गया। चलते हैं जी 1.4.5 की तरफ, और इसमें भी देख लेते हैं कि क्या मामलात हैं कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज के, क्योंकि जाहिर है हम बार बार रिसोर्सेज की बात करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने रिसोर्सेज को पढ़ा, समझा, देखा क्या होते हैं, किस तरह एक मतलब प्रोसेस या कोई भी चीज़, जैसे आपको पता है अभी हमारी मुख्तलिफ गैजेट्स थी, प्रोसेस था, उसके साथ ये थ्रेड था, ये रिसोर्सेज यूज़ करते। थ्रेड तो खैर प्रोसेस पर डिपेंड करता है, ये पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। अभी भी हमने रिसोर्सेज को देखा, जाहिर है। तो रिसोर्सेज क्या है और ये कैसे मैनेज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसको समझ लेते हैं। देखें, देयर आर 4 मेन कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज विच आर मैनेज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, अब आपको ये चीज़ जो है ना समझ आएगी कि जनाब ये जो मैं इससे पहले भी आपको अभी बताता रहा हूँ कि किसी भी तरह का, अभी जैसे मैंने आपको बता रहा था कि जी प्रिंटर वाला रिसोर्स है, मेमोरी वाला रिसोर्स है, कोई भी है।
तो जनाब 4 किस्म के रिसोर्सेज हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। एक तो हो गया CPU विच इज़ ब्रेन, जो कि मेन प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर की, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो CPU को मैनेज करता है बाय स्केजुलिंग प्रोसेस। ये अभी हम पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले, ये प्रोसेस स्केजुलर और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये सब CPU से रिलेटेड है। क्योंकि होता ये है कि जितने भी टास्क हैं आपके कंप्यूटर में वो जाहिर है CPU ने परफॉर्म करने हैं, और CPU ही वो टास्क परफॉर्म करता है। वो रैम से डाटा लेता है, वो हार्ड ड्राइव से डाटा उठाता है, वो कहीं से भी डाटा उठाता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है। सो बेसिकली CPU का ही सारा काम है, तो उसी के स्केड्यूल प्रोसेस सब कुछ होगा। तो इट इंश्योर्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ CPU। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि जनाब CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो बेहतरीन होगी, एफिशिएंट होगी, 100% होगी। एंड प्रायोरिटाइजिंग टास्क, प्रायोरिटाइजिंग का मतलब होता है टास्क की प्रायोरिटीज़ को सेट करना, कौन सा टास्क पहले होगा, कौन सा टास्क बाद में होगा, किस तरीके से कौन सा टास्क आपका 3rd 4th 5 नंबर पे होगा। सो दीज टास्क आर एब्सोल्युटली स्केड्यूल्ड एंड मेंटेन्ड एंड यू कैन से कि इन अ सीक्वेंस प्रायोरिटाइज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इन्वॉल्व्स प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम मैं पहले बता चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। डेडलॉक रेजोल्यूशन, ऑब्वियसली कहीं डेडलॉक होता है उसको भी ठीक किया जाता है। एंड हैंडलिंग इंटरप्ट्स, और जाहिर है कहीं इंटरप्ट्स आती हैं, वो भी इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि एक प्रोसेस चल रहा होता है और अचानक दूसरा प्रोसेस जो होता है वो फिर CPU रिसोर्सेज को ज़ाहिर कॉल करता है। तो इन सब की रेजोल्यूशन जो होती है वो CPU की मैनेजमेंट में हो जाती है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट आ गई। मेमोरी मैनेजमेंट जो है ना वो क्या है, देखें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनेजिंग द सिस्टम मेमोरी। मेमोरी क्या है वो आपको पता है, मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। दैट इंक्लूड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपको पता है वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू वेरियस प्रोग्राम्स। और ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जनाब आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो इन एग्जीक्यूशन होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना इनको स्पेस या जो मेमोरी स्पेस दी जाती है ना, जो एलोकेट होती है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो एलोकेट भी करता है, डी एलोकेट भी करता है। एलोकेट का मतलब होता है उनको स्पेस दे दी जाती है कि भाई ये आपका काम है, आप कर रहे हैं। और जब वो प्रोसेस क्लोज होता है तो फिर उससे वो स्पेस वापस ले ली जाती है, उसको डी एलोकेट कर दिया जाता है या उसको किसी और को दे दिया जाता है, मतलब उसके तरफ से फ्री हो गई तो वही स्पेस किसी और को एलोकेट कर दी तो उसको भी डी एलोकेशन कहा जाता है। सो इट मैनेजेस मेमोरी हिरार्की। यस, ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेमोरी हिरार्की को भी मैनेज करता है। अभी आपको हिरार्की भी बताता हूँ क्या चीज़ होती है। एंड एंश्योर्स दैट ईच प्रोसेस हैज़ एडिकेट मेमोरी व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ अवेलेबल मेमोरी। और ये इंश्योर करता है कि जनाब हर प्रोसेस के पास मुनासिब मेमोरी होगी, जो कि फिर जाहिर है कि कोई भी काम उसने टास्क परफॉर्म करना है तो उसको कोई इशू नहीं होगा। अभी आपको मैं मेमोरी हिरार्की का बताता हूँ कि किस तरह मैनेज होती है। हिरार्की होती क्या है, देखें हिरार्की बेसिकली ट्री की तरह होती है। अभी मैंने आपको ये इसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ, मैंने एक डायग्राम बनाया है और यहाँ आपको हिरार्की जो है ना इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखें आपको ये एक पिरामिड नज़र आ रहा है या एक ट्राइंगल कह लें इस तरह से, ऊपर CPU, नीचे फिर कैश, उसके नीचे रैम। असल में होता क्या है, ये देखें ये ट्राइंगल इस तरह छोटी फिर उससे बड़ी फिर बड़ी, यानी ये ऊपर से नीचे आप देखें तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। होता क्या है कि सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना वो कह लें कि लेस इन मेमोरी लेकिन फास्टर इन स्पीड और एक्यूरेसी एफिशिएंसी होता है। फिर उससे जैसे जैसे नीचे आते हैं ना तो मेमोरी का साइज बढ़ता जाता है, लेकिन उसके कंपैरेटिव जो उसका आगे वर्क मामलात हैं, टाइम है या जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। ये मेमोरी हायरार्की होती है कि मेमोरी इस तरीके से जो है ना वो स्केड्यूल्ड होती है और फिर यूज़ होती है और मैनेज होती है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये सबसे नीचे इसीलिए है क्योंकि सबसे ये स्लोएस्ट है। ये सेकेंडरी मेमोरी में आती है, रैम प्राइमरी मेमोरी में आती है, इससे भी ज़्यादा तेज़ ये कैश मेमोरी है। और फिर उसके बाद सबसे टॉप पे तो आपको पता है एपेक्स के ऊपर जो है ना वो CPU है। ठीक हो गया जनाब। तो ये मेमोरी हायरार्की है, ये हमेशा ऊपर से नीचे आ रही होती है और फास्टेस्ट से फिर स्लोएस्ट, फिर मतलब इस तरह चलती है, फास्ट फिर स्लो स्लो, यानी वो हर नीचे वाला जो होगा ना जो ब्लॉक होगा वो ऊपर वाले से स्लो होगा और हर ऊपर वाला नीचे वाले से फास्ट होगा और अपने ऊपर वाले से स्लो होगा। CPU से ऊपर फिलहाल कोई नहीं है, ये एपेक्स के ऊपर है, लिहाजा ये इन सबसे फास्टेस्ट है। बारह जी
ये रजिस्टर्स भी इसमें होते हैं, बफर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट देखें, ऑब्वियसली अब आप समझ गए कि इसमें हार्ड ड्राइव वगैरह इस तरह की चीज़ें, अब तो खैर मॉडर्न डेज में SSDs यूज़ होती हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी मैनेज करता है, डाटा स्टोरेज को, जो परमानेंट होती है, जो सेकेंडरी होती है, और दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस को भी यूज़ करता है, उसको इस्तेमाल करता है, उसको मैनेज करता है। जैसे ये फ्लॉपी तो खैर अब नहीं है, फ्लैश ड्राइव्स हैं, पेन ड्राइव्स, उनको भी यूज़ करता है, वो भी अब कम होती जा रही हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें जो है ये जो है ये स्टोरेज मैनेजमेंट में आ जाती है। दिस इन्वॉल्व फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम की भी मैनेजमेंट होती है, मैनेजिंग रीड राइट ऑपरेशंस, कि मेमोरी को रीड कैसे करना है, फिर उस पर राइट या ओवर राइट करना है या डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है उसका डाटा को, एंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी एंड प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। और फिर वो इंश्योर करता है डाटा इंटेग्रिटी को भी, और वो प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस, एक जगह ऐसी प्रोवाइड करता है जिससे फाइल और उसके जो फोल्डर्स होते हैं यानी डायरेक्टरीज होती हैं उनको भी हम मैनेज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारा आ गया जी IO मैनेजमेंट। ये अभी आपने देखा होगा, हमने 4 मेन रिसोर्सेज देखे, एक है CPU, दूसरा आ गया जी मेमोरी, तीसरा स्टोरेज, और चौथे नंबर पे आ गया IO। वैसे इसके साथ आपको फाइल सिस्टम कंपोनेंट भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अलग से एक हेडिंग है जो यहाँ पर थोड़ी सी मिटी हुई है, लेकिन अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। सो चौथे नंबर पे IO मैनेजमेंट है, बहुत आसान है। IO है इनपुट आउटपुट, ये हार्डवेयर के अंदर सारा कुछ आ जाता है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। इनमें आपको पता है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब है, इनमें इनपुट आउटपुट सब है। ठीक हो गया जनाब। तो दिस इंक्लूड मैनेजिंग डिवाइस कम्युनिकेशन, बफरिंग एंड हैंडलिंग डिवाइस ड्राइवर्स टू इंश्योर दैट IO ऑपरेशंस आर कैरिड आउट स्मूथली एंड एफिशिएंटली। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं जनाब? ये स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जरिए कोई भी कंप्यूटर किसी हार्डवेयर को, किसी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट को रिकग्नाइज करता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर के साथ को प्रिंटर अटैच करते हैं फर्स्ट टाइम, तो फिर उसका जाहिर है ड्राइवर आप इंस्टॉल करेंगे, एक सॉफ्टवेयर होता है स्पेशल अपनी विंडोज़ में, और फिर तब वो जाके आपका जो प्रिंटर है वो वर्क करेगा। तो ये बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। बफरिंग होती है जी, बफरिंग में आपको पता है मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन है, किस तरह से उसके रजिस्टर्स को हैंडल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये जनाब था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर आपको समझ भी आया, पसंद भी आया। इसमें अगर किसी किस्म का कोई भी इशू हो या अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।